इकोनॉमिक्स के इस लेक्चर में आज हम जानने वाले हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या-क्या अंतर होता है। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए। और जिन साथियों ने पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत-बहुत शुक्रिया, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या क्या अंतर होता है, तो इसको हम यहाँ पर डिटेल में जानने वाले हैं। यहाँ पे लिखा है पूर्ण प्रतियोगिता, यहाँ पे लिखा है एकाधिकार और यहाँ पे लिखा है एकाधिकारी प्रतियोगिता। तो इस प्रकार से हम जानेंगे कि इन तीनों में क्या क्या अंतर है या अंतर होते हैं। तो सबसे पहले आता है कि जो पूर्ण प्रतियोगिता है एक काल्पनिक स्थिति है, अर्थात यह बाजार की एक काल्पनिक स्थिति को दर्शाता है। ठीक इसी प्रकार से जो एकाधिकार है वह भी काल्पनिक बाजार है, अर्थात दोनों ही क्या है, काल्पनिक बाजार है। और जो एकाधिकारी प्रतियोगिता है यह बाजार की वास्तविक स्थिति है, अर्थात जो एकाधिकारी प्रतियोगिता होती है वह बाजार में वास्तविक रूप से पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये पहला डिफरेंस हो गया इनमें। दूसरा आता है पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, अर्थात जो पूर्ण प्रतियोगी बाजार होता है या पूर्ण स्पर्धी बाजार होता है, यहाँ पर बेचने वालों की और खरीदने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। जबकि जो एकाधिकार है यहाँ पर एक विक्रेता अर्थात वस्तु को बेचने वाला एक होता है और क्रेता अनेक होते। एकाधिकार है तो एकाधिकार में बेचने वाला एक व्यक्ति होता है और खरीदने वाले वस्तु को अनेक होते हैं। इस प्रकार से एकाधिकारी के अंदर क्या होता है, क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, अर्थात एकाधिकारी प्रतियोगिता में भी क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है किंतु पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में कम होती है। इस प्रकार से ये दूसरा अंतर हो गया तीनों के अंदर। तीसरा आता है वस्तुएं समरूप होती है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार में जो भी वस्तु विक्रेता द्वारा बेची जाती है वह समरूप होती है, अर्थात एक समान होती है। यदि कोई चीज बिक रही है तो पूरे मार्केट के अंदर वह एक समान होगी, रंग, गुण, धर्म, पैकेजिंग सब एक जैसा होगा। और एकाधिकार में क्या होता है, एक समान, अर्थात यहां भी क्योंकि जो एकाधिकार ही होता है उसकी वस्तु भी एक ही समान होती है। क्यों होती है, अकेला विक्रेता होता है, वही अकेला उत्पादक होता है, इसलिए उसकी वस्तु भी क्या होती है, समरूप होती है, एक ही होती है। जब बेचने वाला एक है तो वस्तु भी क्या होगी, एक ही जैसी होगी। ओके। और एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या होता है, वस्तुएं अलग अलग होती हैं, अर्थात यहां पर वस्तु विभेद पाया जाता है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में जो वस्तुएं बेची जाती हैं वह समरूप नहीं होती हैं, एक समान नहीं होती हैं, बल्कि क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती है। जैसे बाजार में मोबाइल बिक रहा है तो बाजार में रियलमी का मोबाइल भी बिक रहा है, तो रेडमी का भी है, तो सैमसंग का भी है, तो इस प्रकार से नोकिया का है, मोटोरोला का है। इसी प्रकार से टीवी हैं, अलग अलग ब्रांड के हैं। इसी प्रकार से साबुन हैं तो साबुन भी अलग अलग कंपनियों के हैं, ठीक है, प्रत्येक की पैकेजिंग अलग है, खुशबू अलग है। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ क्या है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में जो वस्तुएं बेची जाती हैं वह अलग अलग होती हैं, जिसे कहते हैं वस्तु विभेद। जबकि एकाधिकार में वस्तु जो बेची जाती है वह एक समान होती है और यहाँ पूर्ण प्रतियोगिता में जो वस्तु बेची जाती है वह भी क्या होती है, एक समान होती है, जिसे समरूप कहते हैं। चौथा अंतर देखते हैं, फोर्थ नंबर पे, एक कीमत होती है, अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता में जो वस्तु बेची जाती है, जिस वस्तु का विक्रय करती है फर्म, उसकी कीमत क्या होती है, एक होती है। माना एक साबुन बिक रहा है 5 रुपये में, तो पूरे मार्केट के अंदर जहां तक बाजार फैला हुआ है 5 ही रुपए में वह साबुन मिलेगा या बिकेगा। ओके। यहां देखते हैं एकाधिकार में क्या होता है कि एकाधिकारी
जो अपनी वस्तु को बेचता है, कीमत विभेद होता है, अर्थात वह एक ही वस्तु को, मतलब साबुन है एक ही प्रकार का, लेकिन वह अलग अलग जगहों पर उसको अलग अलग कीमत पर बेचेगा, अलग अलग प्राइस पर बेचेगा। हो सकता है कि जिस बाजार में वो देखे कि डिमांड अधिक है वहां पर कीमत बढ़ा देगा, और जहां पर लगता है उसको डिमांड कम है तो वहां पर कीमत घटा देगा। तो इस प्रकार से एकाधिकार के अंदर जो एकाधिकारी होता है उसकी वस्तु जो होती है वह अलग अलग बाजारों में अलग अलग कीमत पर बेची जाती है, जिसे कहते हैं कीमत विभेद, अर्थात कीमत में अंतर। वस्तु एक ही होती है। यदि फोन है 5,000 वाला तो कहीं पे बेचा जाएगा 5,000 के अंदर, एक मार्केट के अंदर। कहीं दूर जा रहा है तो वहां बिक रहा है 7,000 का, तो कहीं होगा 10,000 का। इस प्रकार से अंतर देखने को मिलता है। अगला आता है एकाधिकारी प्रतियोगिता में। हाँ, क्योंकि हम इसमें अंतर को देख रहे हैं तो यहाँ कीमत विभेद है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत में कोई विभेद नहीं होता है। कीमत क्या होती है? वस्तु की एक जैसी होती है। ठीक इसी के जैसे एकाधिकारी प्रतियोगिता में भी कीमत विभेद होता है, अर्थात वस्तुओं की कीमत में अंतर पाया जाता है। क्योंकि यदि हम हमाम का साबुन है, काम तो वही करेगा नहाने का। यदि हम पतंजलि का साबुन लाते हैं, काम वह भी करेगा नहाने का, लेकिन 100 ग्राम की टिकिया भार बराबर है। चाहे आपका संतूर का है, चाहे लक्स का है, प्रत्येक का 100-100 ग्राम का यदि एक एक साबुन लिया जाए तो प्रत्येक की कीमत में अंतर होता है। अर्थात थोड़ा कोई सस्ती होगी तो थोड़ा अगली क्या होगी, महंगी हो सकती है, या फिर उससे बीच की रेंज वाली हो सकती है, लेकिन सेम प्राइस नहीं होता है कि 20 रुपीज में यदि वाम दे रहा है तो पतंजलि भी 20 में दे रहा है, लक्स भी 20 में दे रहा है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, कीमत विभेद होता है एकाधिकारी प्रतियोगिता में। इसी प्रकार से एकाधिकार में भी कीमत विभेद होता है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता में किसी प्रकार का कीमत विभेद नहीं होता है। 5 नंबर पर चलते हैं। मूल्य का निर्धारण उद्योग करता है, अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का जो मूल्य कितना निर्धारित होगा, कितना मूल्य होना चाहिए किसी वस्तु का, यह निर्धारित करता है उद्योग, कंपनी निर्धारित करती है। यदि सैमसंग का फोन बन रहा है 20,000 रुपये में, तो उसने तय कर दिया कि यह फोन 20,000 रुपये में बिकेगा। ठीक है जी। और उत्पादन का निर्धारण करती हैं, अर्थात बेचने का निर्धारण करती हैं फर्में। तो 20,000 का फोन उद्योग अर्थात सैमसंग ने निर्धारित कर दिया कि ये फोन 20,000 रुपये का है, और मैं उसके पास, मेरी फर्म है, मैं उसके पास गया। ठीक है, उसने मुझे कह दिया कि आप इस फोन को 20,000 रुपये में बेचेंगे। ठीक है, तो मुझे बेचना पड़ेगा, उससे आगे अर्थात अधिक कीमत पर मैं नहीं बेच सकता हूं। हाँ, विक्रय कितना हो सकता है, एक बिकता है कि 50 बिकते हैं कि 1,000 बिकते हैं। ठीक है, यह फर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी बिक्री वह कर सकता है, लेकिन कीमत कहां से मिलेगी उसको? फैक्ट्री से मिलेगी, जैसे हमने उदाहरण में बताया। अब यहाँ पे देखिए एकाधिकार में क्या होता है, मूल्य का निर्धारण और उत्पादन का निर्धारण स्वयं एकाधिकारी करता है, अर्थात जो एकाधिकार के अंतर्गत वस्तु की जो कीमत होगी और कितना उत्पादन करना है, कि माना बात उसको 100 मीटर कपड़े का उत्पादन करना है या 200 मीटर कपड़े का उत्पादन करना है, उसका मूल्य मैं कितना रखूं, ये सब डिपेंड करता है एकाधिकार के अंतर्गत एकाधिकारी पर। एकाधिकारी कौन होता है? कि जो वस्तु को बेचने वाला होता है। और जो यहाँ पर बता रहा हूं मैं एकाधिकारी प्रतियोगिता, वो अलग चीज होती है, वो प्रतियोगिता है। एकाधिकार में क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर एक व्यक्ति का अधिकार होता है उसे एकाधिकारी कहते हैं। ओके, तो यहां पर मूल्य का निर्धारण और कितना उत्पादन करना है वह एकाधिकारी पर निर्भर करता है। और यहां देखते हैं ठीक इसी के सीध में कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या होता है कि यहां पर फर्मों द्वारा स्वयं उत्पादन और मूल्य का निर्धारण, अर्थात फर्म कौन होती है? जो वस्तुओं का प्रोडक्शन करती है, जो वस्तुओं को बनाती है। ठीक है, तो वही क्या करती है कि हमें कितना उत्पादन करना है और उसका मूल्य कितना निर्धारित होगा। तो जैसे हम
साबुन की बात करें तो साबुन को बनाने वाली अर्थात कपड़ा धोने वाली या नहाने वाले जो साबुन होते हैं उनको बनाने वाली कई कंपनियां हैं। तो वही निर्धारित करती हैं कि कितना साबुन मुझे बनाना चाहिए। तो कितना बनाएगी कि जितना मार्केट में बिक सकता है। ओके, प्राइस कितना निर्धारित करेगी, क्योंकि सभी कंपनियां साबुनों के मूल्य को लगभग लगभग निकट ही रखती है। ऐसा नहीं है कि हमने 100 ग्राम की टिकिया 20 रुपए की रख दी और लक्ष्य से उस टिकिया को 40 रुपए का कर दिया। तो इस प्रकार से लोग किसको खरीदेंगे, जो सस्ती है 20 रुपए वाली टिकिया को ज़्यादा खरीदेंगे और जो 40 वाली है उसको कम ही खरीदेंगे। इसलिए जब फर्में क्या करती हैं, वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, जैसे मैं साबुन कह रहा हूं, तो अपने प्रतिद्वंदी को देखते हैं कि जो निकट की कंपनी है कि वह मेरी जैसे वस्तु सेम वेट में कितने प्राइस में बेच रही है। ठीक है, तो इसलिए मूल्य में ज्यादा अंतर नहीं करती हैं। अंतर करेंगी तो फिर मूल्य बढ़ाने वाली जो फर्म है उसको होगा घाटा। और जबकि प्रत्येक फर्म का, प्रत्येक कंपनी का उद्देश्य क्या है, पैसा कमाना, लाभ कमाना। ओके, तो यहाँ पर फर्मों द्वारा स्वयं उत्पादन और मूल्य का निर्धारण होता है। यहाँ पर भी मूल्य का निर्धारण और उत्पादन का निर्धारण एकाधिकार के अंतर्गत एकाधिकारी करता है। लेकिन यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण तो उद्योग करता है और कितना माल बेचना है, उत्पादन वह फर्म निर्धारित करती है। अगला अंतर देखते हैं तीनों में क्या है। विज्ञापन खर्च नहीं आता है, अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता में जो वस्तु बेची जाती है, क्योंकि सेम एक ही प्रकार की वस्तु बेची जा रही है, पूरी मार्केट के अंदर एक ही प्रकार का साबुन बेचा जा रहा है, इसलिए क्या होगा, कीमत एक जैसी होगी। तो ऐसी स्थिति में कोई भी फर्म वस्तु को बेचने के लिए प्रतियोगिता नहीं करती है कि मुझे अधिक प्राइस वसूल करना है। प्राइस क्योंकि सेम है तो लाभ सबका बराबर होने वाला है। इसलिए यहां पर क्या होगा, विज्ञापन नहीं किया जाता है कि मेरी वस्तु को खरीदो, मेरी वस्तु को खरीदो। इसलिए विक्रय लागत क्या होती है, यहाँ पर नहीं आती है। साथ में यहाँ पर परिवहन लागत भी नहीं आती है। पूर्ण प्रतियोगिता में मान लिया जाता है कि जो वस्तु जहाँ पर बनती है वहीं पर बेच दी जाती है, इधर उधर उसको ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहीं पर ही क्रेता मिल जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुओं का विज्ञापन नहीं दिया जाता है। इसी प्रकार से एकाधिकार में क्या होता है, यहाँ पर क्योंकि बेचने वाला एक है तो उसको भी विज्ञापन देने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मेरी वस्तु को खरीदो। क्योंकि जैसे हमने देखा होगा कि शहरों में शराब का ठेका होता है, किसी गली में होता है, एक ही होता है, छोटे शहरों में तो या बड़े शहरों में वो किसी अलग स्थान पे होता है। तो उस स्थान के बारे में लगभग जितने भी शराबी होते हैं उनको पता होता है कि वो कहाँ पर होगा। यदि नहीं है पता तो लोगों से पूछेंगे, क्योंकि बेचने वाला एक ही है। ठीक है, ऐसे ही एकाधिकार में क्या होता है कि विज्ञापन केवल सूचना के लिए दिया जाता है कि हम इस वस्तु को बेच रहे हैं। ओके, केवल सूचनार्थ, तो ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, इसलिए न्यूनतम व्यय ही उस पर आता है। एक छोटी सी सूचना निकाल दी तो उसमें क्या व्यय आएगा। ओके, तो व्यय लगभग ना के बराबर ही आता है एकाधिकार में। ओके, लेकिन यहां जाएंगे एकाधिकारी प्रतियोगिता में विज्ञापनों पर भारी खर्च होता है। अर्थात टीवी पर आप देखते हैं कि कितने ऐड आते हैं, यूट्यूब पे देखे आप कितने ऐड आ रहे हैं, फेसबुक पे देखे कितने ऐड आ रहे हैं कंपनियों के। तो कंपनियां जो ऐड दे रही हैं, जैसे यूट्यूब ऐड दिखा रहा है किसी का तो फ्री में थोड़ी दिखा रहा है, तो वो ऐड क्यों दे रही हैं, वो विज्ञापन क्यों दे रही हैं, इसलिए कि लोग हमारी वस्तु के बारे में जाने, ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो और लोग हमारी वस्तु को खरीदे। इसलिए कंपनियां क्या करती हैं, विज्ञापनों पर भारी खर्च करती हैं। टीवी पर उनका विज्ञापन आ रहा है, यूट्यूब पर उनका विज्ञापन आ रहा है, फेसबुक पर उनका विज्ञापन आ रहा है, ट्विटर पर उनका आ रहा है, इंस्टाग्राम पे उनका आ रहा है। तो जगह जगह इतना पैसा लगाना पड़ रहा है उनको, ठीक है, अपनी वस्तु को बेचने को लेकर। इस प्रकार से विज्ञापनों पर यहाँ भारी खर्च होता है। किस प्रतियोगिता में विज्ञापनों पर ज्यादा खर्च होता है, एडवर्टाइजमेंट पर, एड पर, एकाधिकारी प्रतियोगिता में। यहां पर नामात्र का होता है और यहां तो कुछ भी नहीं होता है पूर्ण प्रतियोगिता में। सातवां देखते हैं कि दीर्घ काल में सामान्य लाभ होता है। अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घ काल में क्या होता है, सामान्य लाभ होता है, हानि नहीं होती है, ना अति सामान्य लाभ होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अर्थात जितने में वस्तु बनती है उतने में ही बिकती है। अर्थात 5 रुपए की बनी और 5 रुपए में बिकी। ओके, इसे कहते हैं सामान्य लाभ। ठीक है, ऐसे में क्या होता है
कि जो उत्पाद होता है, जो वस्तु बेची जा रही है, उसका मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में जो वस्तु बिक रही है उसका मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है। चाहे वस्तु कोई 50 खरीदे तब भी रुपए माना 5 ही रहेगी कीमत, और चाहे 10 खरीदे तब भी 5 रुपये ही कीमत रहेगी। ऐसी स्थिति में जो फर्म का मांग वक्र होता है वह पूर्णतः लोचदार होता है, एकदम पड़ा हुआ होता है। ओके, ठीक इसके विपरीत यहाँ पे क्या होता है, देखते हैं कि दीर्घ काल में असामान्य लाभ होता है। या तो सामान्य लाभ की बात कर रहे हैं कि जितने की वस्तु बन रही है उतने में ही बिक रही है, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग रन में असामान्य लाभ की बात हो रही है कि असामान्य लाभ अर्थात वस्तु बन रही है 5 रुपए की और बिक रही है 8 रुपये में, तो 3 रुपए का जो प्रॉफिट आ रहा है उसे कहेंगे असामान्य लाभ। ओके, और ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसका मांग वक्र कम लोचदार होता है, क्योंकि हमने इसमें पढ़ा पूर्णतः लोचदार होता है, तो यहां पर कम लोचदार होता है। अर्थात कीमत जो घटती है, कीमत एकाधिकार के अंतर्गत जो एकाधिकारी होता है, यदि वो अपनी वस्तु को ज्यादा बेचना चाहता है तो उसको कीमत कम करनी पड़ेगी, और कीमत कम करेगा तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ने से उसकी वस्तु ज्यादा बिकेगी, ज्यादा बिकने से उसके पास ज्यादा पैसा आएगा। ओके, यही तो होता है। तो यहां पर कम लोचदार होगा, अर्थात कीमत धीरे धीरे घटेगी, ठीक है, और मांग भी धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि उसको पता है कि वस्तु को बनाने वाला मैं ही हूं, बेचने वाला मैं ही हूं, ठीक है। तो लोग जाएंगे कहाँ, मुझी से लेंगे, तो ज्यादा कीमत कम नहीं करेगा यहाँ पे। ओके, इसलिए इसका मांग वक्र कैसा होगा, कम लोचदार होगा। और यहाँ पे देखते हैं कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या होता है, दीर्घ काल में सामान्य लाभ होता है। यहां पर भी जैसे पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घ काल में सामान्य लाभ की बात मैंने की, ऐसे यहां पर भी उदाहरण लेते हैं कि माना वस्तु बनी 7 रुपए में और बिक भी गई 7 ही रुपए में, तो इसे कहेंगे सामान्य लाभ। ओके, ऐसा यहां पर होता है। और जो मांग वक्र अधिक लोचदार होता है, यहां पर जो मांग वक्र होगा अधिक लोचदार होगा। यदि थोड़ा सा भी कीमत में गिरावट आती है, कीमत में कमी करती है कंपनी, तो मांग एकदम से बढ़ जाती है, ठीक है, जिसे अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं। ओके, तो यहां पर देखिए दीर्घकाल में यहाँ पे सामान्य लाभ होता है, जबकि यहां पर असामान्य लाभ होता है एकाधिकार के अंदर, और पूर्ण प्रतियोगिता में भी क्या होता है, सामान्य ही लाभ होता है। केवल एक जगह यहां पर बीच में असामान्य लाभ की बात कही जा रही है। 8वें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि प्लांट की उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग होता है। प्लांट की उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग होता है। इसका अर्थ यह है कि जो प्लांट है, जैसे साबुन बनाने का प्लांट है, तो उसमें साबुन बनाने की कैपेसिटी माना पर डे 100 है। पर डे कितनी है, 100 है, तो 100 साबुन पर डे बनेंगे। इसे कहते हैं कि प्लांट का भरपूर उपयोग किया जा रहा है, कि जितनी उसकी क्षमता है उतनी क्षमता से ही वहां पर काम हो रहा है। ओके, यानी यहां पर क्या होता है, प्लांट की उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं होता है। अर्थात एकाधिकार के अंतर्गत जो प्लांट है, अब प्लांट है 100 साबुन बनाने वाला पर डे का उसकी क्षमता है, लेकिन बना कितना रहा है, 90 बना रहा है पर डे, ठीक है, 100 नहीं बना पा रहा है, 90 बना रहा है। तो 100 जो नहीं बना रहा है उसे कह रहे हैं कि ऐसे में प्लांट की क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं होता है। अर्थात वो 100 की कैपेसिटी है लेकिन 90 ही बना रहा है, तो 10% जो छूट रहा है या 10 जो छूट रहा है, ऐसी स्थिति में होगा कि प्लांट की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहा है एकाधिकारी। और यहां क्या होता है, एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत प्लांट की उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग, अर्थात यहां भी पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। ओके, अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध रहती है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में जो प्लांट है, अब यहाँ पे हम टीवी का प्लांट लेते हैं, ठीक है, टीवी की फैक्ट्री है और उसकी कैपेसिटी है पर डे 1000 टीवी बनाने की, टेलीविजन बनाने की, ठीक है, लेकिन वो 1000 की जगह केवल 900 टेलीविजन बनाता है और 100 टेलीविजन छूट जाते हैं। अर्थात बना तो सकता है 1000, लेकिन बना कितना रहा है वर्तमान में, 900। तो ऐसी स्थिति में कहा जाएगा कि प्लांट की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा है इसका, और अतिरिक्त
क्षमता उपलब्ध है, अर्थात 100 टेलीविजन और बना सकता है, तो ये अतिरिक्त क्षमता उसके पास विद्यमान है, लेकिन वह इसका उपयोग नहीं कर पा रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं। 9th पॉइंट देखते हैं, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन। पूर्ण प्रतियोगिता में मान लिया जाता है कोई भी फर्म बाजार में अर्थात अपनी वस्तु को बेचने के लिए आ सकती है और उसे लगता है कि मार्केट में मुझे बाहर चला जाना चाहिए, बहिर्गमन तो जा सकती है, कभी भी आ सकती है और कभी भी जा सकती है। ऐसा पूर्ण प्रतियोगिता में मान लिया जाता है फर्म के लिए। लेकिन एकाधिकार में ठीक इसका उल्टा होता है, उद्योग में प्रवेश असंभव होता है। अर्थात उद्योग जो एकाधिकारी है, बेचने वाला एक है, तो दूसरा बाहर से कहां से आएगा? क्योंकि एकाधिकार कब उत्पन्न होता है? हो सकता है कि सरकार ने उसको परमिट दे रखा है, लाइसेंस दे रखा है उसी को, तो दूसरा कहां से आएगा? ओके, तो इसलिए दूसरी कंपनी फर्म यहां पर नहीं आ सकती है, उद्योग में उसका प्रवेश असंभव है, अर्थात ना के बराबर है। तो जब आ ही नहीं पाएगा तो जाएगा कहां से? ओके, और इधर एकाधिकारी प्रतियोगिता में भी क्या होता है, उद्योग में प्रवेश और बहिर्गमन में रुकावटें होती हैं। अर्थात एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत जितनी भी कंपनियां बाजार में इस समय काम कर रही हैं, चाहे मोबाइल बेचने वाली है, टीवी बेचने वाली है, फैन बेचने वाली है, ठीक है, जींस बेचने वाली है, जैकेट बेचने वाली है, तो ये बहुत सारी कंपनियां मार्केट के अंदर होती हैं। और जब ये क्या करती हैं, उद्योग में प्रवेश करती हैं, जब अपना सामान बनाना शुरू करती हैं, तो इनको भारी भरकम पैसा लगाना पड़ता है, अरबों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ओके, तो जब अरबों रुपए खर्च करने पड़ेंगे तो ये क्या आसानी से बाहर चले जाएंगे? यदि इनको लाभ हो रहा है तो बाहर कभी नहीं जाएंगे। यदि यह केवल उत्पादन लागत के बराबर पहुंच जाए कि 100 रुपए बनाना है वस्तु को, उसकी लागत है और 100 रुपए बिक रही है कुछ दिनों तक, तो ये चलता रहेगा। ठीक है, ये एग्जिट नहीं करेंगी। ओके, और बहिर्गमन, एक तो आना हुआ कि उद्योग में यदि 50 फैक्ट्रियां काम कर रही है और वही फैक्ट्री अगली मोबाइल फोन को लेकर आ जाती है इंडिया में, वर्तमान जो फोन चल रहे हैं इंडिया में, चाहे रियलमी का है, रेडमी का है, ठीक है, पोको का है, या चाहे अदर कंपनी का, और एक कंपनी और आ जाती है, तो उसके लिए आसान नहीं होगा कि वो आ जाए। पहले तो उसके पास भारी भरकम पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए उसके पास। कोई आम व्यक्ति कंपनी को खड़ा नहीं कर सकता है, और जब आ गया तो ठीक है, इतना पैसे को डुबाएगा नहीं, वो बाजार में बना रहेगा। ओके, तो इसलिए यहां कहा गया कि उद्योग में प्रवेश और बहिर्गमन में रुकावटें होती हैं, कि फर्म क्या होती है, न तो आसानी से आ सकती है और न आसानी से जा सकती है। और ठीक यहां भी ऐसा ही होता है, और जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म स्वतंत्र रूप से आ सकती है और जा सकती है। अगला आता है बाजार का पूर्ण ज्ञान। पूर्ण प्रतियोगिता में मान लिया जाता है कि क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। पूर्ण ज्ञान होने का अर्थ क्या है? पूर्ण ज्ञान होने का अर्थ है कि वस्तु कितने प्राइस की है, कितने प्राइस में बिक रही है, उसकी क्वालिटी कैसी है, गुणवत्ता, अर्थात क्रेता और विक्रेता दोनों को पता होता है कि यह वस्तु कितने रुपए में पूरे बाजार में बिक रही है, इसका रंग, रूप, आकार, खुशबू कैसा है। अर्थात यदि उन्होंने देख ली एक वस्तु उसके पास है तो उनको पता रहता है कि ऐसी ही वस्तु पूरे मार्केट में बिक रही है। ये होता है मार्केट का पूरा ज्ञान पूर्ण प्रतियोगिता में। लेकिन यहां पर क्या होता है, बाजार का अपूर्ण ज्ञान, क्योंकि जो एकाधिकारी है वो अपनी वस्तु को बेचता है, उसकी वस्तु चाहे घटिया हो, लेकिन व्यक्ति को उसको बहुत जरूरत है तो तब भी क्या करेगा, उसको खरीदेगा। तो यहां पर जो एकाधिकारी होता है और जो खरीदने वाला होता है, अर्थात विक्रेता और क्रेता, इन दोनों को बाजार की ज्यादा जानकारी नहीं होती है प्राइस को लेकर। और यहां पर क्या होता है, बाजार का अपूर्ण ज्ञान, यहां पर भी अपूर्ण ज्ञान है, यहां पर भी अपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत जो बेचने वाले हैं और जो खरीदने वाले हैं उनको पूरे बाजार की जानकारी नहीं होती है, क्योंकि वस्तुएं अलग अलग बिक रही हैं, अलग अलग ब्रांड के जो सामान है अलग अलग प्राइस पर बिक रही हैं। और एक ही ब्रांड का सामान क्या होता है, एक ही मार्केट में अलग अलग दुकानों पे अलग अलग प्राइस में मिल सकता है। ओके, तो ऐसे यदि ऐसा होता है तो ये हो गया बाजार का अपूर्ण ज्ञान। क्योंकि यदि एक जैकेट है और एक व्यक्ति एक ही ब्रांड की जैकेट, ठीक है, बाजार में कहीं पर 1600 रुपये में खरीद लेता है, और जबकि दूसरा व्यक्ति उसको मिलता है और वो उसी से पूछता है कि आपने कितने में खरीदी, और उसने कह दिया कि मैंने 1400 रुपये में खरीदी,
तो इस प्रकार से जिसने महंगे में खरीदी, इसका अर्थ हुआ कि उसको बाजार का नॉलेज नहीं था, वो भी कम पैसे में खरीद सकता था। तो इस प्रकार से बाजार का पूरा नॉलेज यहाँ पर नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो पूर्ण प्रतियोगिता है और जो एकाधिकार है और जो एकाधिकारी प्रतियोगिता है, इसमें क्या होता है, ये ए और ए इस प्रकार से इसमें डिफरेंस हो गया। तो इस प्रकार से ये पूर्ण प्रतियोगिता हुई। तो पूरी की पूरी जो हमने यहाँ तक ये 10 पॉइंट लिख रखे हैं, ये पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा भी हो जाएगी। ठीक है, एक दो लाइन उतारी, पूर्ण प्रतियोगिता हो गई, पूरा हो गया, विशेषताएं हुई, बात यहीं पे खत्म हो गई। एकाधिकार किसे कहते हैं? एकाधिकार बाजार की वह काल्पनिक स्थिति होती है कि जब बाजार में किसी वस्तु को बेचने वाला अकेला व्यक्ति होता है, अकेला व्यक्ति होता है, उसके अलावा उस वस्तु को बेचने वाला कोई नहीं होता है। माना बात, हम लेते हैं कि जैसे बिजली है, तो जैसे उत्तराखंड में बिजली लोगों के घरों तक पहुंचती है, फैक्ट्रियों तक पहुंचती है, तो उसको बेचने वाला सरकार का विभाग है यूपीसीएल, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब वो प्राइस घटाए चाहे बढ़ाए, लेकिन बिजली उसी ने देनी है। तो एकाधिकार, ये पूरी जो चीजें लिखी हैं ये सब एकाधिकार के बारे में लिखी है। तो हमारा एकाधिकार क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमने बात कर दी एकाधिकारी प्रतियोगिता की, कि इसमें एकाधिकारी प्रतियोगिता क्या होती है, फिर उसके बाद क्या विशेषताएं इसकी हैं, सारी यहाँ पे क्लियर हो गई। अब देखिए हमने इसमें 1, 2 और 3 का हमने अंतर देख लिया। कभी क्या होता है, इसका और इसका अंतर पूछ लिया जाता है। ठीक है, आपने 3 याद कर रखे, बहुत अच्छी बात है। यदि बीच वाला हटा दें और इसके और इस वाले की बात कर लें, तो इसके हम तुलना कर सकते हैं, क्योंकि हम इसी वीडियो में सारी चीजें कंप्लीट कर रहे हैं। इसी में हमारा 3 in 1 हो रहा है। 3 in 1 मतलब अर्थात 1, 2, 3 तीन चीजों को हम एक साथ देख रहे हैं, एक साथ पढ़ रहे हैं। अब इसमें से यदि 2 ही पूछे जाते हैं तो हम दोनों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं, 3 पूछे जाते हैं तीनों का दे सकते हैं। यदि इस बीच वाले को हटा दिया, इसका पूछते हैं तो आंसर दे सकते हैं, या इसका और इसका दे सकते हैं यदि पहला वाला गायब है। तो इस प्रकार से आज हमने आपको पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या क्या अंतर होता है इसके बारे में बताया। तो ये जो तीनों प्रतियोगिताएं हैं, ये बाजार में वस्तुओं को बेचने और खरीदने को लेकर होती है।